2024 के लोकसभा चुनाव क्या दिलचस्प होंगे और इन्हें लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को 19 विपक्षी दल के नेताओं से 2024 की रणनीति पर वर्चुअल चर्चा की और कहा गया राष्ट्रहित के लिए न सिर्फ संसद में बल्कि संसद के बाहर भी विपक्षी दल एकजुटता के साथ सरकार को घेरे। सोनिया के इस प्रयास पर सीएम शिवराज ने जोरदार हमला बोला है। आजकल मैडम को विपक्षी एकता याद आ रही है, जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, न अस्तित्व है, न विचार है, न धारा है। अध्यक्ष तो कांग्रेस अपना बना नहीं पा रही है। क्या कांग्रेस के पास खाने को नहीं है दाने। परिवार मोह में अंधी कांग्रेस दिशा भ्रष्ट हो गई है और कांग्रेस तो ऐसी नाव हो गई है कि खुद तो डूबेगी, जो उसमें बैठेगा वो भी डूबेगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पराजय के बाद विपक्ष में आशा की किरण जागी है। इस बीच ओबीसी बिल में संशोधन कराकर एकजुटता भी दिखाई है। अब बीजेपी ने सवाल उठाए तो कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी को अपना इतिहास याद करना चाहिए। यह हालत भारतीय जनता पार्टी की भी थी। दूसरों के कंधे पे चढ़ चढ़ के, दूसरों के यहाँ के लीडरशिप चुरा के वो यहाँ तक पहुंची है भारतीय जनता पार्टी। जब इनके यहाँ दाने खाने को नहीं थे तब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनाम जनसंघ की हंसी नहीं उड़ाती थी, खिल्ली नहीं उड़ाती थी। इनके कंधे पे हाथ रख के और इनको जो है तब भी सम्मान देती थी। और जल्दी जो है देश की जनता उस स्थिति में इन्हें ला देगी जब जनता इनसे कहेगी कि घर में नहीं है दाने और जो है चच्चा चले भुनाने। बीएसपी ने सोनिया की बैठक से दूरी बनाई, समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुई। आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं दिया। बावजूद इसके सोनिया का प्रयास यही है कि 2024 में सरकार को उखाड़ फेंके। लेकिन बीजेपी अभी से मैदान में है। चेहरा मोदी का है। अब सवाल यही, मोदी के सामने विपक्ष से किसका चेहरा होगा? और यदि नहीं तो सिर्फ एकजुटता की बात करके 24 की 64 में विपक्ष का दांव चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 24 की 64 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या विपक्षी दलों की एकजुटता रोक सकेगी 2024 में मोदी का विजयी रथ? क्या अलग अलग विचारधारा वाले दल तय कर पाएंगे एक रणनीति? विपक्षी दलों की एकजुटता में क्यों दिखी कुछ दलों की दूरी? ममता, शरद पवार या राहुल गांधी, कौन होगा मोदी के विपक्ष का चेहरा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तो 24 की 64 में जो बिसात है, उस बिसात पर कांग्रेस सिर्फ अकेली खड़ी नहीं होगी बल्कि उसके साथ अन्य विपक्षी दल भी खड़े होंगे। अभी इस बिसात का आगाज हुआ तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जो दो प्रमुख विपक्षी दल हैं जिन्होंने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में राज्य किया है, सरकार चलाई है, तो ये दोनों दल दूरी बनाए हुए हैं। अब बात आती है बाकी विपक्षी दलों की। तो बाकी विपक्षी दल किसके नेतृत्व में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएंगे जिसके तहत 24 की 64 पर मोदी और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकें। शह और मात के इस खेल में कौन विजयी होगा, देखना दिलचस्प रहेगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं रवि सक्सेना जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के,
और राजपाल सिसोदिया साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। सुशील शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं रवि जी के ये सारे लोगों को एकजुट कर रहे हैं, सारे विपक्षी दलों को। बीएसपी और एसपी उसमें नहीं है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है, जो अगर देखा जाए तो देश में एक प्रमुख विपक्षी दलों में उनकी भूमिका है, तो वो आपके साथ नहीं है। लेकिन आप कवायद कर रहे हैं, तो इस कवायद के क्या मायने निकाले जाएं कि क्या कांग्रेस कमजोर हो गई जो उसको इतनी लोगों की जरूरत है? नहीं नवीन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि ना तो कभी कांग्रेस कमजोर थी ना कमजोर है, क्योंकि कांग्रेस इस देश की आत्मा है और हर घर में कांग्रेस पार्टी है। ये मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं। हर गांव में कांग्रेस है, हर तालुके में कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी ही इस देश का मुस्तकबिल है और शाश्वत सत्य है। दूसरी बात आपने जो की कि क्या समाजवादी और बीएसपी रह पाएंगे, तो मैंने आपको कहा कि यूपी के अंदर अभी चुनाव है और यूपी के चुनाव के अंदर अभी एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। उसमें कांग्रेस भी लड़ेगी, बीएसपी भी लड़ेगी और समाजवादी भी लड़ेंगे। तो अभी यूपी के चुनाव सामने है, इसलिए अभी क्योंकि ये 24 का मामला है और ये मामला अभी 23 का है, तो निश्चित रूप से अभी उन लोगों ने आए नहीं है। पर अगर संसद में अगर आप देखेंगे तो संसद में सारे लोग कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े थे। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने विपक्ष की आवाज को पूरी पुरजोर तरीके से उठाया है। जहां तक शिवराज जी की बात कर रहे हैं आप, तो मैं शिवराज जी को कहना चाहता हूं कि पुत्र मोह में तो वो मुब्तला है। लाखों करोड़ों रुपए के जो फैक्ट्रियां हैं वो उन्होंने उनके लिए लगा रखी हैं और उनके पुत्र को उन्होंने राजनीति में खुदा रखा है। तो अब इसको क्या कहा जाए, पुत्र मोह कहा जाए या ये परिवारवाद कहा जाए, क्या कहा जाए? और ऐसे कम से कम 100 नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनके पुत्र आज राजनीति में हैं। अमित शाह जी क्या अपने पुत्र को क्रिकेट एसोसिएशन का बीसीआई का अध्यक्ष इसलिए बना के बैठे हैं कि वो पुत्र मोह में नहीं है? तो मैं ये सब बातें जो आज की जा रही हैं ये पूरी तरह से मिथ्या हैं और कांग्रेस पार्टी जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, संसद में आप देखें जिस तरह से विरोध किया गया, 300 सांसदों की पार्टी आज बाहर निकलकर आंसू बहा रही है कि हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया है। आप बताएं, आज हिंदुस्तान के अंदर संसद में विपक्ष की जो संख्या है उसके सामने मोदी सरकार की संख्या तो बहुत बड़ी है और वो आके बाहर अगर सड़क पर रो रहे हैं कि हमारे मंत्रियों आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राजपाल सिसोदिया जी, आपने सुना कि मेरी बात पूरी, नवीन जी मेरी बात पूरी करने दें, फिर आप उनसे सवाल जी जी जी। आज जन यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा उनके नए नवेले मंत्रियों का परिचय कराने के लिए निकालना पड़ रही है। संसद में उनका परिचय तक नहीं करवा पाए, तो ऐसे लोगों को सोचना पड़ेगा जी कि देश में आज क्या वो कर रहे हैं और क्या उनकी आज विश्वसनीयता बची है। अभी एक सर्वे आया है, उसमें मोदी जी की जो लोकप्रियता है 74% से घटकर मात्र 24% रह गई है। तो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी के साथ जो यूपीए है उसका है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो ये भी भानुमति का कुनबा है, अगर आप ऐसा कहें तो ये भी 22 दलों का एक गुट है। तो क्या ये लोग भी विपक्षियों के साथ जो एकता करते हैं, क्या वो भी भानुमति का कुनबा है? इस तरह की बातें अगर शिवराज जी करते हैं तो पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। समझ लेता हूं रवि जी। राजपाल जी क्या कहेंगे? देखिए, समवैचारिक संगठनों का एक साथ एक जाजम पर आकर किसी कॉमन एजेंडे पर काम करना, ये तो बात समझ में आती है। परंतु किसी दल विशेष को रोकने के लिए किसी नेता से भयभीत होकर वह पार्टी सरेंडर कर दे जो पार्टी इस राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी कभी हुआ करती थी। हमने बंगाल में उदाहरण देखा, बंगाल के चुनाव में क्या हुआ, तृणमूल कांग्रेस के सामने इसने सरेंडर करा, पूरी दुनिया ने देखी, हमने देखा, पूरी तरह से इसलिए सरेंडर कर दिया कि भाजपा ना आ जाए। आज इस देश के अंदर मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यों को रोकने के लिए
उनके अंत्योदय के सपने को साकार होने से रोकने के लिए वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत जिस प्रकार से ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर, जनधन योजनाओं में चाहे किसान सम्मान निधि करने का काम कर रहे हैं, सीधे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उससे रोकने के लिए भयभीत होकर जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी आज इस प्रकार से 18 दलों के अध्यक्षों के साथ और बैठने का काम कर रही है, क्या वो वैचारिक रूप से समान है? क्या उनका कॉमन एजेंडा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। दूसरी बात, आप ठीक है समविचारी नहीं है, पर इसका आप अपने दल के अंदर देखिए, G23 का एक ग्रुप बन गया है, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर से जो वरिष्ठतम नेता है वे आपकी मुखालफत कर रहे हैं, वे आपसे एक अध्यक्ष, पूर्णकालिक अध्यक्ष मांग रहे हैं, आप वो अपने दल को दे नहीं पा रहे हैं, आपकी उपस्थिति अपने दल में है नहीं, खुद के दल में आप अलग थलग पड़ चुके हैं, अब दूसरे दल के जाके नेतृत्व करने की आप बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बेईमानी साबित होगा, देश के साथ भी ये एक धोखा साबित होगा। जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करके और कांग्रेस इस प्रकार का एक प्रपंच करने का काम कर रही है, प्रोपोगंडा करने का काम कर रही है, ये निश्चित तौर पर कहीं का रोड़ा और कहीं की ये जोड़ के भानुमति का कुनबा बनाने का काम हो रहा है, जो समवैचारिक नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप समवैचारिक लोगों को साथ में लेकर एक निश्चित टास्क लेकर, एक टारगेट लेकर, एक एजेंडा लेकर अगर सामने आते हैं तो बात समझ में आती है। सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है, इससे सामने आना है तो आप करिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है, परंतु जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि क्या दुर्गत कर दी है इस नकली गांधी परिवार ने इस कांग्रेस की, कि जिस कांग्रेस के पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सैकड़ों की संख्या में लोकसभा में सीट होती थी, आज वो 40 पे समेटा गई। कहना क्या है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी ने आ रहा हूं रवि जी, अपने कर्म से करी, ये नकली गांधी ने करी। रवि जी आ रहा हूं, कहना क्या है पहले सोच तो लीजिए। आपकी बात, आपके जो विचार लोग बड़े क्लियर नहीं है। 18 लोग आप इनके क्या साथ कहना बैठने चाह की रहे बात कर रहे हैं, वे भी नकली गांधी के साथ बैठना नहीं चाह रहे, वे भी अपना अपना असली कर्तव्य क्षेत्र में बचाने के लिए इस प्रकार की दुर्भी संधि कर रहे हैं। जो दुर्भी संधि हो रही है, जो इस प्रकार की मिली जुली कुश्ती हो रही है, यह दुर्भी संधि जो है कहीं न कहीं देश की राजनीति के लिए घातक है, आप लोग इस देश के लिए घातक है। देश की स्वतंत्रता का विरोध करते थे आप लोग के, तो मुंह से गांधी जी का नाम लेने से पहले जबान को जल जाना चाहिए। आप लोग क्या बात करोगे गांधी की? गांधी की बात करने के लिए गांधी की बात कर रहे हैं, जन्म लेना पड़ेंगे, गांधी की बात कर जन्म रहे हैं। लेना पड़ेंगे। रवि सक्सेना जी, हम नकली गांधी की बात कर रहे हैं, हम असली गांधी की बात नहीं कर रहे हैं। चल अभी आप असली नकली के फेर में ना पड़ो, मैं आ रहा हूं रवि जी, मैं आऊंगा आपके पास। पर गांधी जी रवि जी, गांधी जी को पढ़ते हो, पर गांधी जी को आत्मसात नहीं करते। रवि जी मैं आऊंगा आपके पास। पीछे जाओगे रवि जी, रवि जी मैं आऊंगा आपके पास। इसीलिए आप गांधी क्या नकली गांधी की जो विचारधारा है, गांधी का जो नाम है, रवि जी मैं आऊंगा आपके पास। करना चाहते हो। असली गांधी को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन लोगों को नहीं आगे आपको कहा, आपने नहीं किया, आपने तो उनकी हत्या कर दी। कहीं न कहीं त्याग करे आपकी पार्टी के लोगों ने तो उनकी हत्या कर दी, बर्दाश्त तो आप लोग नहीं कर पाते। रवि जी मैं आऊंगा आपके पास। रवि जी, रवि जी मैं आऊंगा आपके पास। रवि जी राजपाल जी, ये जो नकली गांधी है, रवि जी राजपाल जरा सुशील, रवि जी दूसरा राउंड भी शेष है। सुशील शर्मा जी, जिस प्रकार से आज वर्तमान जो कांग्रेस की एक स्थिति है कि एक ऐसी पार्टी जो पूरे देश में थी, लेकिन ये भी देखना रहेगा कि जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, तमाम सारे दल ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस से ही टूट कर अलग हुए हैं। जिस प्रकार से चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, अब भारतीय जनता पार्टी एक बृहद स्वरूप में है। जिस स्वरूप में कभी कांग्रेस हुआ करती थी वैसे स्वरूप की ओर अग्रसर है। तो कांग्रेस के इस संकुचन पे और कांग्रेस के इस क्षरण पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि जनता पूरी तरह से उनको नकार रही है, और अब कांग्रेस जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके साथ एक गठबंधन करने का प्रयास कर रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा।
जी देखिए नवीन जी, जब भी लोकसभा चुनाव होते और जिस गठबंधन की सरकार बनती है तो उसके 2 साल बाद से ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार सत्ता में आए तो उसके बाद से खलबली ज्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब ये पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को या पूरे विपक्ष को उत्साहित कर दिया है कि मोदी को मिलकर हराया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मोर्चा कामयाब तब होगा। देखिए मध्य भारत में बीजेपी की जो उपजाऊ जमीन है वो यूपी है और उसका ये हिंदी बेल्ट है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों को मिला के लगभग 90 सीटें होती हैं और अकेले यूपी से 80 सीटें होती है। और इन पूरी ही जगहों पर जो है लगभग सफाया रहता है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का। और यहाँ पर बीजेपी की सीधी फाइट कांग्रेस से होती है। जब तक आप इस पूरे क्षेत्र में रोकने के लिए कांग्रेस को, बीजेपी को काम नहीं करेंगे, तब तक आप गठबंधन से सरकार बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो पहले कांग्रेस को अपने गढ़ को मजबूत करना होगा। ये अगर इन 4 राज्यों में बीजेपी को आप हराने की स्थिति में आ जाते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो आपकी पहली जो स्टेप है आपकी वो बढ़ जाती है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण है यूपी। यूपी में चूंकि बहुदलीय व्यवस्था है, सपा बसपा आपके साथ है नहीं, कांग्रेस हाशिए पर है यूपी में। तो जब तक आप यूपी में रथ नहीं रोकेंगे और हिंदी बेल्ट में रथ नहीं रोकेंगे तो फिर बीजेपी के चांसेस ज्यादा रहेंगे गठबंधन चुनाव के बाद भी। कांग्रेस पता नहीं क्यों ये बात समझ रही है कि जो भी उनकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि बीजेपी साउथ से बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं करती है, उसका पूरा खेल इन्हीं पूरे राज्यों पर निर्भर करता है। तो कांग्रेस को अगर विपक्ष मजबूत बनाना, देखिए आंदोलन करने के लिए, सरकार पर आरोप लगाने के लिए, सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए तो ये सब ठीक है। लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस मध्य प्रदेश में कारगर रहेगी? आपका गठबंधन क्या गुजरात में कारगर होगा? क्या राजस्थान में कारगर होगा? क्या छत्तीसगढ़ में कारगर नहीं होगा? जितने भी विपक्ष के दल हैं उनमें से किसी भी दल का इन पूरे एरियाज में कोई भी असर नहीं है। जो असर है वो थोड़ा मध्य प्रदेश के सपा और बसपा का है जो कुछ बेल्ट को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली रणनीति तो इन राज्यों में रोकने की होनी चाहिए अगर वास्तविक रूप से कांग्रेस बीजेपी को चुनाव में हराने की सोच रही है। जी रवि जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने पूछ लिया है कि आखिर कांग्रेस के पास है क्या? न नेता है, न नीयत है, डूबता हुआ जहाज है, क्या है आखिर आपके पास? नवीन जी, हमारे पास हमारी विचारधारा है, हमारे पास हमारा आत्मबल है और जनता का समर्थन है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, शिवराज जी जो बात कर रहे हैं वो केवल बौखलाहट में कर रहे हैं ये बात। आज मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो देख रहे हो तो जवाब दें कि आज भारतीय जनता पार्टी की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है कि आपके पास कोई नेता नहीं है, आपके पास जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर दरिया बिछा रहे हैं और बाहर से हमारे पास प्रधानमंत्री है, हमारे पास गृहमंत्री है, हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी है, हमारे कई राज्यों में मुख्यमंत्री है। आपके आपकी पार्टी का चेहरा नहीं दिख रहा, आपके काम सुन लीजिए, दुनिया को नेता दिख रहे हैं, पूरी दुनिया को नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिख रहे हैं और आपको नेता नहीं दिख रहे। अरे भाई आप अपने इलाज करवा लो। 3 विधायक सक्सेना जी, बाकी सारे दूसरे दलों के लोग आप अपने आंख का ऑपरेशन कराओ, आपको नेता नहीं। मोदी जी क्या है? इस देश के नहीं, इस पूरे राष्ट्र के नेता है। मध्य प्रदेश में जी क्या है? जी थोड़ा एक एक करके बोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। एक एक करके बोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। एक एक करके बोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। इस मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। मेरा कहना ये है, एक एक करके बोलेंगे लोगों को समझ में आएगा। आपको मालूम है, एक एक करके बोलेंगे लोगों को समझ में आएगा। मंत्रिमंडल कांग्रेसियों का है, गद्दारों के दम पर सरकार चलाते हैं और एक ही जगह में गोवा में भी यही नाटक करते हैं, मणिपुर में भी करते हैं, त्रिपुरा में भी यही काम करते हैं, कर्नाटक में भी यही काम करते हैं, हर जगह आप यही काम करते हैं। आपके पास है क्या? अब सवाल उल्टा दाग दिया है राजपाल जी आपके ऊपर। शिवराज सिंह जी पूछ रहे थे कांग्रेस के पास क्या है और रवि जी ने तो कह दिया कि आपके पास क्या है, आप बताइए जी। अब रवि जी को नहीं दिख रहा है, इनकी भूल है, यही तो इनके नेताओं की भूल है।
आज हमारे पास इस देश में मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व तो जो इनको नहीं दिख रहा है, इनको अपने आप का ऑपरेशन करा लेना चाहिए, अपना इलाज करा लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगातार चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, जो इनको नहीं दिख रहे हैं, पूरी जनता को दिख रहे हैं, लोगों के दिलों पे वो राज कर रहे हैं, वो इनको दिख नहीं रहे हैं। अरे भाई, आप अपने आप का इलाज करा लो, अपने दिमाग का इलाज करा लो, अपनी आंख का इलाज करा लो। आपको अगर शिवराज सिंह चौहान जी नहीं दिख रहे मध्य प्रदेश में, तो आपके मेरे को राजनीतिक समझ पे तरस आ रहा है। अगर आपको इस देश में मोदी जी नहीं दिख रहे तो मुझे लगता है कि आपको राजनीति से, अगर मोदी जी नहीं दिख रहे आपको तो पूरे विश्व को दिख रहे हैं, पूरा विश्व उनको नेता मानता है, और आपको मोदी जी नहीं देख रहे पूरे प्रदेश। एक मिनट आप दोनों लोगों की बात पर एक प्रतिक्रिया ले लूं। सर, कांग्रेस पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि कांग्रेस के पास क्या है। रवि जी सुन लीजिए, रवि जी सुन लीजिए, कांग्रेस पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि तुम्हारे पास क्या है, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कांग्रेस से तुम्हारे पास क्या है। सर, है क्या? लेकिन ये आज भारतीय जनता पार्टी सुशील सर सन्नीपात में चल रही है। जी सुशील सर, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पूछ रही है कि तुम्हारे पास क्या है। दोनों एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं इस मामले में कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है। बस आ गए हैं किसी एक भ्रमजाल को फैलाकर, और भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि कांग्रेस के पास क्या है, इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, अब ये कैसे आएंगे। दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन मूल बात कोई नहीं कर रहा है। क्या कहें? देखिए, दोनों ही राजनीतिक दलों में विचारधारा को लेकर जो पहले स्पष्टता थी, वो स्पष्टता इनकी खत्म हो चुकी है। सत्ता के लिए गठजोड़ दोनों ही दल बना सकते हैं। अगर बीजेपी को आवश्यकता होती है, जो जम्मू कश्मीर में वो गठबंधन कर लेते हैं, जिनके घुर विरोधी हैं, और यही स्थिति कांग्रेस की है, मुस्लिम लीग से कर लेती है। तो इनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य है सत्ता में बने रहना। तो आप देखिए, मोदी जी तीसरे कार्यकाल के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि सत्ता में बने रहें, और कांग्रेस और अन्य दल इसलिए झटपटा रहे हैं कि उनके हाथ में सत्ता नहीं है। आप देखिए, सब अब सारे दल जो है राज्यों में एक दूसरे को चुनौती देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, और दिल्ली में जब सरकार की बारी आती है तो सब एक साथ बैठ जाते हैं। तो ये हमारे भारत का अनूठा लोकतंत्र है, जहां पर विचारधारा का कोई लेना देना नहीं है। किसी नेता को हटाना है, किसी को पद से हटाना है, तो ये सब एक हो जाते हैं। इनके अपने अपने स्वार्थ हैं, अपने अपने एजेंडे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमन एजेंडा बनाना बहुत मुश्किल होता है, कि किसी एक एजेंडे को जिस सभी लोग स्वीकार करें। अभी सबसे बड़ी बात है कि इसमें लीडर कौन होगा। बड़ा सवाल, विपक्ष का गठबंधन 24 बन की जाएगा, चौसर पर कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो वहीं शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा खिलाड़ी बोलेगी सबसे बड़ा दल है, राष्ट्रव्यापी दल है, तो नेतृत्व हम करेंगे। बाकी दल क्या इस बात को लेकर सहमत होंगे? बिल्कुल बड़ा सवाल है। ये सवाल जनता के समक्ष छोड़ देते हैं। समय सीमा के चलते ये चर्चा मैं यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस जरूर 24 की चौसर बिछा रही है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि 24 की चौसर में जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो निश्चित रूप से अपने अपने खेमे में होंगे, लेकिन वो किसके नेतृत्व में होंगे, कौन नेतृत्व करेगा इस गठबंधन का, विपक्ष के इस समीकरण का सूत्रपात कौन करेगा, कौन सूत्रधार बनेगा, ये बड़ा सवाल है। तो 24 की चौसर पर कांग्रेस के साथ कौन खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा, कांग्रेस अकेली खड़ी रह जाएगी या सारे लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।